सभी को गुड मॉर्निंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे जनरल साइंस में, हमारा जो टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी, उससे संबंधित अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। उसी क्वेश्चन के क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक पिछली कक्षा के अंतर्गत है वो एक क्वेश्चन के कन्फ्यूजन था, स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए रेडियम से संबंधित, रेडियम की खोज। तो रेडियम की जो खोज है वो क्यूरी दंपति ने, यानी मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। कंफ्यूजन कहाँ है? खोज सन, खोज कब हुई? तो अलग अलग बुक्स में क्या है, अलग अलग डेट दे रखी है। जैसे ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट के अंतर्गत दे रखा है 1903, जबकि अन्य बुक्स में दे रखा है 21 दिसंबर 1898। ठीक है, कन्फ्यूजन क्या? जो इन बुक को है, अन्य जो बुक है उनके अंतर्गत तो क्या है, इनका विस्तार नहीं दे रखा कि रेडियम को खोज कब हुई, किससे संबंधित। उन्होंने सिर्फ डेट दे दी कि रेडियम की खोज 21 दिसंबर 1898 में क्यूरी दंपति ने की। ठीक है, लेकिन जो ल्यूसेंट की जो बुक है उसके अंतर्गत विस्तार पूर्वक दे रखा है। जैसे उन्होंने बता रखा है 1896 के अंतर्गत रेडियो सक्रियता का सबसे पहले पता लगाया था हेनरी बेकरल ने। 1898 के अंतर्गत है वो थोरियम की खोज हुई। और 1902 के अंतर्गत है उन्होंने ये पता चला था जो यूरेनियम का जो खनिज है पिचब्लेंड, इस खनिज में जो यूरेनियम से भी अधिक क्या है, 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता पाई जाती है। तब उन्होंने खोज जारी की थी कि जो पिचब्लेंड खनिज है उनमें कोई ऐसा आइस जो एलिमेंट अवश्य होगा जो क्या यूरेनियम से भी अधिक क्या रेडियो सक्रिय होगा। उन्होंने खोज की और उन्हें 1903 के अंतर्गत है और रेडियम का पता लगाया। उन्होंने रेडियम की खोज की, इसी खनिज से, पिचब्लेंड खनिज से रेडियम की खोज की। ठीक है, तो ये तो उन्होंने ल्यूसेंट के अंतर्गत विस्तार पूर्वक दे रखा है। लेकिन जो अदर बुक है जैसे नेट है, नेट पर भी ये दे रखा है, इसकी विकीपीडिया है, विकीपीडिया में भी ये देखा है 21 दिसंबर 1898। लेकिन उनका क्या जो विस्तृत इस तरीके से किसी भी बुक के अंतर्गत नहीं बता रखा। तो ये थोड़ा सा ये ध्यान दे लेना, विकीपीडिया में 21 दिसंबर 1898 है, बाकी ल्यूसेंट्स के अंतर्गत है वो पूरे विस्तार पूर्वक दिया हुआ है कि इस तरीके से खोज हुई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। पिछली कक्षा के अंतर्गत कई स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर 1903 है या फिर 1898, तो ये थोड़ा देख लेना। और बुक में मैंने 5-7 बुकों के अंतर्गत देखा है तो उनमें 21 दिसंबर 1898 दे रखा है, लेकिन विस्तार पूर्वक नहीं दे रखा, इतनी डेट ही दे दी 21 दिसंबर 1898। बाकी ल्यूसेंट के अंतर्गत इस तरीके से दिया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान दे लेना। अब जो अपना इसी क्रम में जो अपना आगे का जो क्वेश्चन था 26 वो देखते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का वो ये है, किसी परमाणु के नाभिक में से एक अल्फा कण के निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है द्रव्यमान में 2 की कमी, द्रव्यमान में 4 की वृद्धि, द्रव्यमान में 4 की कमी और 4 की वृद्धि। ठीक है, अपन ने देखा था अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बारे में। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा किरणें हैं, ये जब उत्सर्जन होता है इनका किसी एलिमेंट से, जब अल्फा, बीटा और गामा किरणों का जब उत्सर्जन होता है तो उनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो जब अल्फा कण का जब उत्सर्जन होगा, अल्फा कण को अपन क्या मानते हैं, हीलियम के नाभिक के समान मानते हैं। ठीक है, जब इसका जब उत्सर्जन होगा तो क्या होगा,
तो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक के अंतर्गत तो 2 की कमी, परमाणु क्रमांक के अंतर्गत होगी 2 की कमी, ये 2। और जब द्रव्यमान संख्या की जब बात आएगी तो द्रव्यमान संख्या में होगी 4 की कमी, 4 की कमी। जब बीटा किरण की अपन बात करते हैं तो बीटा कण क्या होगा, जब बीटा कण का जब उत्सर्जन होगा तो जो परमाणु क्रमांक है इसमें 1 की वृद्धि, बीटा कण का जब उत्सर्जन होगा तो बीटा कण के उत्सर्जन में परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी और जो द्रव्यमान संख्या है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है जो इनके द्रव्यमान संख्या पहले होगा, बीटा कण का उत्सर्जन होने के बाद भी द्रव्यमान संख्या वही होगा, लेकिन जब परमाणु क्रमांक है वो क्या है, इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी। यानी ये क्या होंगे, समभारिक। जो नया एलिमेंट आएगा वो पहले वाले एलिमेंट का क्या होगा, समभारिक होगा। क्योंकि समभारिक होते क्या है, जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न बट द्रव्यमान संख्या समान। तो जब बीटा कण का जब उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक तो चेंज हो जाएगा क्योंकि 1 की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या वो वही रहेगी। तो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान, तो वो क्या हो जाएगा, समभारिक होते हैं। तो जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो क्या होंगे, इसका जो समभारिक, परमाणु का समभारिक प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात आती है गामा किरण की। जब गामा किरण का जब उत्सर्जन होता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो अपना क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या की बात की है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु के नाभिक में से 2 अल्फा कण निकल रहे हैं तो प्राप्त होने वाले परमाणु के परमाणु क्रमांक में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 2 अल्फा कण की। ठीक है, जब एक अल्फा कण निकलेगा तो अगर 2 परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान में 4 की कमी हो रही है, तब 2 निकलेंगे तो परमाणु क्रमांक में 4 की कमी और इसमें 8 की कमी। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है परमाणु क्रमांक में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परमाणु क्रमांक के अंतर्गत है वो 4 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी 4 की कमी। ठीक है, अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रेडियो सक्रिय विखंडन से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अपने पास ऑप्शन है सोडी, फोजोन्स, रदरफोर्ड या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो रेडियो जो सक्रिय विखंडन का जो सिद्धांत है वो 1913 के अंतर्गत ये जो तीनों साइंटिस्ट है उन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में से एक बीटा कण के निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु की परमाणु संख्या होगी 2 अधिक, 2 कम, वही या 1 अधिक। ठीक है, तो जब बीटा कण की अपन बात कर रहे हैं तो बीटा कण में क्या होगा, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा हो जाएगा डी, 1 की वृद्धि। अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेडियो सक्रियता की इकाई है। तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी, क्यूरी। तो रेडियो सक्रियता जो इकाई है वो है क्यूरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, क्यूरी। ठीक है, अगला अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। एक आता है रेडियो सक्रियता और रेडियोधर्मी, ये एक ही चीज़ है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो किसका उत्सर्जन करते हैं, ये अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, अल्फा, बीटा और गामा का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता मापी जाती है, जब रेडियोधर्मिता का नापी जब किस में जाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा गिगर, मुल्लर काउंटर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, गिगर मुल्लर काउंटर। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेडियोधर्मी वस्तुओं को
किस से बने पात्र में रखना चाहिए? ऑप्शन है अपने पास शीशा, इस्पात, लोहा, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसे बने पात्र में रखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी शीशा। तो शीशे से बने पात्र में क्या है, इनको रखना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए यानी शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? अभी अपन देख रहे थे समभारिक की अपन बात कर रहे, तो बीटा कण का जब उत्सर्जन होगा तो क्या होगा, समभारिक उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन, द्रव्यमान या आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ के किस दौरान परिवर्तन नहीं होता? अल्फा में भी होता है, अल्फा में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों में परिवर्तन होता है। जब बीटा की बात आती है तो बीटा के अंतर्गत परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब गामा किरण की जब बात आती है तो गामा किरण में आवेश और क्या है, परमाणु जो क्रमांक है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा गामा यानी सी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यूरेनियम डेंटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ठीक है, जो यूरेनियम डेंटिंग की जब बात कर रहे हैं अपन, ऑप्शन अपने पास जीवाश्म, पेड़ पौधे, चट्टान, इनमें से कोई नहीं। अपन ने पढ़ा था कार्बन डेंटिंग, अपन ने पढ़ा था कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में जो सजीव वस्तु है, पेड़ पौधे हैं, मृत पेड़ पौधे, जीवाश्म, इनकी आयु का क्या है, निर्धारण किया जाता है। जो यूरेनियम डेटिंग है, यूरेनियम डेटिंग, इनमें क्या है, पृथ्वी, चट्टान, पुरानी चट्टान, इनकी आयु का क्या है, निर्धारण किया जाता है। तो अपने पास जो क्वेश्चन है, यूरेनियम डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन जीवाश्म, पेड़ पौधे, चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। ऑप्शन अपने पास आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। ठीक है, तो जब बात करते हैं कैंसर की, कैंसर के उपचार में होता है कोबाल्ट 60, याद रखना, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60। यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, रक्त कैंसर की, ब्लड कैंसर की बात करें। जब ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया की जब बात आती है, ल्यूकीमिया, तो ल्यूकीमिया की जब बात आती है, ब्लड कैंसर की जब बात आती है, तो इसके लिए अपन प्रयोग करते हैं फास्फोरस का, फास्फोरस के समस्थानिक का उपयोग अपन करते हैं। कोबाल्ट साल्ट का क्या है, कैंसर में की रोकथाम में कोबाल्ट साल्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब रक्त कैंसर की जब बात आती है तो उसमें जो फास्फोरस का जो समस्थानिक है, फास्फोरस 32, इसका अपन प्रयोग करते हैं। आयोडीन का जब बात आती है, आयोडीन के समस्थानिक की, आयोडीन के जब समस्थानिक की बात आती है, तो ये जो गलगन रोग होता है, इसके उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फॉस्फोरस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट साल्ट आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। ठीक है, जब कोबाल्ट साल्ट की जब बात आती है, ठीक है, इसका उपयोग क्या चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, तो ये क्या उत्सर्जित करते हैं, गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी यानी गामा किरणें। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। तो आयोडीन, जो आयोडीन का समस्थानिक है 131 है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, गलगन रोग के उपचार के लिए किया जाता है। अपने पास जो ऑप्शन है, कैंसर का उपचार, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। गलगन का उपचार, तो गलगन के उपचार में आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्वितीय कैंसर का उपचार नाभिक के ईंधन, नाभिक के ईंधन में किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, द्वितीय कैंसर की जब बात आती है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है रेडियम का। इतना सा थोड़ा ध्यान रख लेना। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की विकिरण में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। बात आ रही है हानिकारक विकिरण की। ठीक है, तो अपने अभिक्रिया देखी थी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ठीक है, हानिकारक विकिरण,
तो सबसे अधिक हानिकारक विकिरण है और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया तो सबसे अधिक हानिकारक विकिरण है और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या पैदा होते हैं। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय संलयन और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। बात आती है परमाणु बम की। परमाणु बम जब परमाणु बम की अपन बात करते हैं तो अपने दो विक्रिया पढ़ी थी, एक थी नाभिकीय विखंडन, एक नाभिकीय संलयन। जो परमाणु बम है वो तो करता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर, और जो हाइड्रोजन बम है वो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित। अब बात आती है नियंत्रित और अनियंत्रित। तो जो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम है वो दोनों ही अनियंत्रित अभिक्रिया पर क्या है आधारित है। यानी जो परमाणु अपना बम है, परमाणु बम पर अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, और जो हाइड्रोजन बम है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। अपने पास आ गए परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। अपन देख लेते हैं इनकी खोज है, इनका जो आविष्कार है वो सर्वप्रथम किन्होंने किया। तो जो परमाणु बम है, परमाणु बम का आविष्कार है अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ओपनहीमर। उन्होंने 16 जुलाई 1945 को परमाणु बम की क्या है खोज की थी। और जो हाइड्रोजन बम है उनका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1 नवंबर 1952 को खोज की थी। तो हाइड्रोजन बम और परमाणु बम इनका जो ये तो है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है वो है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ये ध्यान रख लेना, कभी भी कंफ्यूज मत होना, दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। अनियंत्रित होगा, दोनों में क्या है अनियंत्रित अभिक्रिया पर क्या है आधारित है। जो परमाणु बम की खोज है वो अमेरिका के साइंटिस्ट थे ओपनहीमर, उन्होंने 16 जुलाई 1945 को परमाणु बम की खोज की। जब बात आती है हाइड्रोजन बम की तो हाइड्रोजन बम का भी खोज क्या है अमेरिका के साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर ने 1 नवंबर 1952 को हाइड्रोजन बम का खोज की। ठीक है, अब एक आता है अणु बम। जब अणु बम की अपन बात करते हैं तो अणु बम है वो है दिसंबर 1942 में साइंटिस्ट थे एनरिको फर्मी। उन्होंने एक संयंत्र की खोज की थी जिसको अपन बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, जिसको अपन परमाणु भट्टी भी बोलते हैं। उन्होंने क्या जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया थी इसको नियंत्रित तरीके से करवाकर जो क्या है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित तरीके से करवाया था। और परमाणु भट्टी का क्या है जो उन्होंने आविष्कार किया था, इसी के साथ क्या है जो अणु बम का क्या है श्री गणेश हो गया था। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। पहले आया अपने पास अणु बम, फिर है परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। ठीक है, और सबसे पहले इनका जो आविष्कार है उन्होंने प्रयोग उन्होंने किया है अमेरिका ने। ठीक है, हाइड्रोजन बम है वो 1998 के अंतर्गत भारत ने भी क्या है सफलतापूर्वक इसका वह है प्रयोग ठीक है 1998 में। तो ये आ गया परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और एक अणु बम।
अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? लिटिल बॉय, फैट मैन, लिटिल मैन, फैट बॉय, लिटिल गर्ल और फैट वुमेन, लिटिल वुमेन और फैट गर्ल। बात आती है जापान पर गिराए गए परमाणु बमों की, ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। जापान के दो शहर थे, एक था हिरोशिमा और एक था नागासाकी। बात है 1945 की। अमेरिका की वायुसेना थी, उनने जापान के दो शहर थे, एक था हिरोशिमा, एक था नागासाकी। उन पर क्या है, परमाणु बम गिरवाए। कब गिरवाए? हिरोशिमा पर उन्हें गिरवाए 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। और जो नागासाकी है, नागासाकी पर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराए, ठीक है। हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त 1945 को जो बम गिरा है, इसका नाम था लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर गिरवाया गया है, उसका नाम था फैट मैन। ये ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है, जीके के अंतर्गत तो ये पूछे जाते ही हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर कब गिरवाए गए थे? 6 अगस्त और 9 अगस्त। कौन कौन से गिरवाए गए थे, इनके नाम भी पूछ लेते हैं। उनका नाम है लिटिल बॉय और फैट मैन। याद रखना, कंफ्यूजन क्या होता है कि लिटिल मैन था या फैट बॉय, इस तरीके से कंफ्यूजन होता है, याद रख लेना। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लिटिल जब छोटा होगा वो क्या है, लड़का होगा, वो बॉय है। और जो फैट मैन, तो मैन होगा वो क्या है, फैट होगा तो फैट मैन। इनके जो नाम है ना, वो जो लिटिल बॉय, इनका नाम जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके आधार पर इनका लिटिल बॉय का नाम रखा गया था। और फैट मैन का भी कोई एक साइंटिस्ट है, उनके आधार पर उनका नाम रखा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान देना, लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। लिटिल बॉय है, उनका जो वजन था वो था करीबन 4400 kg, ठीक है। बात आती है फैट मैन की, फैट मैन का था 4670 kg। अब बात आती है इनके अंतर्गत विस्फोटक के रूप में क्या प्रयोग किया गया था। जब विस्फोटक की बात आती है तो जो लिटिल बॉय था, इसके अंतर्गत यूरेनियम 235 के समस्थानिक का प्रयोग किया गया था, 64 kg। 64 kg यूरेनियम के का विस्फोटक के रूप में इनका प्रयोग किया गया। और जो फैटमैन था, फैटमैन के अंतर्गत प्लूटोनियम का कितना kg? 6.4 kg प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया विस्फोटक के रूप में। यूरेनियम का लिटिल बॉय के अंतर्गत, प्लूटोनियम जो फैटमैन है उसके अंतर्गत प्लूटोनियम का प्रयोग 6.4 kg। इसका जो वजन था वो था 4670 और इसका था करीबन 4400 kg, ठीक है। और यूरेनियम का विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया गया, ये ध्यान रख लेना। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, ठीक है। अब अपना जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था पर जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? तो ये याद रखना, लिटिल बॉय और फैटमैन। तो अपना जो ऑप्शन है वो जाएगा ए, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? जब बात आती है नागासाकी की, तो नागासाकी में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अब अपने पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, प्लूटोनियम। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता, एक्स किरण उत्सर्जन, ठीक है। जब सौर ऊर्जा की जब बात आती है तो होगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन। अगला अपना क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम की जब अपने अभी बात की थी, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित
नाभिकीय सेलिन अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, अब अपने जो नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। ऑप्शन है एडवर्ड टेलर द्वारा, बर्नर ब्राउन द्वारा, ओपनहीमर द्वारा, कोहेन द्वारा। तो जब हाइड्रोजन बम की बात आई थी, अपन ने हाइड्रोजन बम में देखा था हाइड्रोजन बम का 1 नवंबर 1952 को एडवर्ड टेलर द्वारा आविष्कार है। 1 नवंबर 1952 को एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। परमाणु बम का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? तो उनके जो आंसर जो हो जाएगा सी, ओपनहीमर। ठीक है, तो परमाणु बम का आविष्कार कब हुआ था? वो याद रख लेना, 16 जुलाई 1945 को ओपनहीमर द्वारा। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? जब परमाणु भट्टी और परमाणु रिएक्टर की जो बात आती है, अपन जिसको परमाणु भट्टी बोलते हैं, वो किन्होंने किया था? एनरिको फर्मी द्वारा। एनरिको फर्मी द्वारा। तो जो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? वो जाएगा सी, एनरिको फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? तो नाभिक के जो रिएक्टर की जो बात करते हैं अपन, तो क्या प्रक्रिया नाभिकीय जो रिएक्टर वो जो एनरिको फर्मी ने किस पर अभिक्रिया किया था? जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय, तो मूल प्रक्रिया वो क्या है? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो जो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा सी, यानी नाभिकीय विखंडन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंथक का कार्य करता है? अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा नाभिकीय रिएक्टर के बारे में, परमाणु भट्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीछे की कक्षा के अंतर्गत भी अपन ने क्या है इसका डिटेल में पढ़ा है, अपन थोड़ा सा आज और देख लेते हैं। बात आती है परमाणु भट्टी की, तो खोज की थी एनरिको फर्मी ने। इसको अपन क्या बोलते हैं? नाभिकीय रिएक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय विखंडन। क्या होता है इसमें? जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है भारी मात्रा में, उस ऊर्जा का प्रयोग करके ऊष्मा ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयोग, यानी जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, इसको नियंत्रित ढंग से करवाकर, नियंत्रित ढंग से संपन्न करवा के है, वो जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का यानी उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा? परमाणु भट्टी के द्वारा। परमाणु भट्टी की जो खोज है वो एनरिको फर्मी ने की। ठीक है, अब बात आती है परमाणु भट्टी के अंतर्गत जो इनके भाग है, अपने देखे थे ईंधन है। ठीक है, उसके बाद में आती है नियंत्रक छड़ है, उसके बाद में आता है मंथक का आता है, फिर है शीतलक। ठीक है, तो बात आती है ईंधन की, तो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम या प्लूटोनियम। बात आती है नियंत्रक छड़ की, तो नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम की छड़ प्रयोग में ली जाती है। कैडमियम की छड़ क्या करती है? कैडमियम की छड़ जो अभिक्रिया के अंतर्गत जो अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन होते हैं, उन अतिरिक्त न्यूट्रॉन का क्या करती है? अवशोषित करती है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के अंतर्गत जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन
होते हैं उन अतिरिक्त न्यूट्रॉन को क्या है ये कैडमियम की छड़ अवशोषण कर लेती है। ठीक है, तो नियंत्रित छड़ आगे ये न्यूट्रॉनों की क्या है गति को क्या है कम कर देती है, यानी न्यूट्रॉनों का क्या है अवशोषण कर लेती है। ठीक है, अब आती है मंथक। मंथक यानी अभिक्रिया को क्या है धीमा करना, धीमा करना। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या है धीमा करने के लिए क्या मंथक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, मंथक के रूप में ग्रेफाइट एंड भारी जल। जब ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो इसको अपन कहते हैं परमाणु पाइल, परमाणु पाइल। और जब भारी जल का अगर मंथक के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं अपन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल रिएक्टर। ठीक है, तो विमंथक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट और भारी जल का। बात आती है शीतलक की, तो शीतलक के रूप में क्या है ये तो भारी जल और सोडियम व पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु, द्रवित मिश्र धातु। शीतलक के रूप में क्या होता है जो ये क्या जो उष्मा ऊर्जा है इसका अवशोषण का कार्य करते हैं शीतलक। तो शीतलक के रूप में भारी जल और सोडियम और पोटेशियम के क्या है द्रवित मिश्र धातु। बात आती है जो भारी जल की, तो भारी जल का प्रयोग विमंथक के रूप में भी किया जाता है और शीतलक के रूप में भी किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, नाभिक के निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिक के रिएक्टर में मंथक का काम करता है, ओजोन, भारी हाइड्रोजन, भारी जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा भारी जल, यानी सी अपना ऑप्शन हो जाएगा भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक के संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन की तरह, स्नेक के रूप में, विमंथक की तरह कोई नहीं। ठीक है, तो अब बात है ग्रेफाइट की, जब बात आती है तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है वो मंथक के रूप में किया जाता है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा सी यानी विमंथक की तरह। अब बात आती है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंथक और परिस्थितक दोनों की तरह प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है साधारण जल, द्रव हाइड्रोजन, द्रव अमोनिया, भारी जल। ठीक है, तो जो अपन ने पढ़ा था भारी जल का प्रयोग है वो मंथक के रूप में और शीतलक के रूप में दोनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रोड कैडमियम की छड़ क्या काम करती है। ऑप्शन है ऊष्मा का अवशोषण, अतिरिक्त न्यूट्रॉन का अवशोषण, न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करना ताकि आगे विखंडन प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सके, या प्रशिक्षक के रूप में। ठीक है, तो किसका करती है न्यूट्रॉन की छड़ें, तो जब बात आती है कैडमियम की छड़ें क्या है अतिरिक्त न्यूट्रॉनों का क्या है अवशोषण कर लेते हैं। जो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी अतिरिक्त न्यूट्रॉनों का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है नाभिकीय विक्रिया के दौरान श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। अपने पास ऑप्शन है बोरोन, भारी जल, यूरेनियम और प्लूटोनियम। इसका जो आंसर है वो क्या है आप लोगों पे छोड़ता हूँ, इनका जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में करोगे। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो हमारा जो टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी, उससे संबंधित जितने भी अपने जो क्वेश्चन बनते थे अपन ने क्वेश्चन क्या है यहाँ पर सोल्व कर लिया। कोई क्वेश्चन कहीं रह भी गया है तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत कर लेंगे। इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंतर्गत अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अपनी जो एक क्लास है उसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ रहे हैं राजस्थान का जीके भी पढ़ रहे हैं। जो राजस्थान की जो भी एग्जाम है, राजस्थान की एग्जाम जो से पुलिस है, पटवार है, जेई है, ग्राम सेवक है, इन एग्जामों के लिए अभी एग्ज़ाम की डेट है इसी मंथ के अंत तक लगभग घोषित हो जाएगी। उनके लिए है वो राजस्थान का जीके अपन ने शुरू कर दिया है। एक बार आप जाके अब राजस्थान का जीके एक बार देखें, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।